Welcome to the podcast that shapes future leaders. Tune in for in-depth analysis of polity, history, and governance. नमस्कार। आज तारीख है 7 नवंबर 2025। नमस्कार। आज हम 3 ऐसे संपादकीय मुद्दों पर बात करेंगे जो आजकल काफी चर्चा में है जी। और सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए भी मुझे लगता है जरूरी है। पहला, राजनीति में कुछ नेताओं की सीधी एंट्री, जिन्हें पैराशूटिस्ट कहा जा रहा है। दूसरा, पाकिस्तान कैसे चीन और अमेरिका के बीच अपनी विदेश नीति का संतुलन बना रहा है। हाँ, वो नाजुक खेल। हाँ, और तीसरा, यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी यूबीआई का विचार, क्या ये भविष्य की चुनौतियों का जवाब हो सकता है? सही। तो चलिए इन पेचीदा विषयों की तह तक चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, ये तीनों विषय आज की दुनिया को समझने के लिए बहुत अहम है। शासन कैसे चल रहा है, दुनिया भर में देशों के रिश्ते कैसे बदल रहे हैं, और समाज और अर्थव्यवस्था के सामने क्या नई चुनौतियां और कह सकते हैं समाधान आ रहे हैं। हाँ, तो पहला मुद्दा उठाते हैं, पॉलिटिकल पैराशूटिस्ट। जी। जब भी भारतीय राजनीति में नेताओं के आने की बात होती है तो अक्सर परिवारवाद का जिक्र होता है ना? हाँ, वो तो है ही, डायनेस्टी पॉलिटिक्स। लेकिन एक और रास्ता है जिस पर कम ध्यान जाता है, ये पैराशूट वाला रास्ता। ये कौन लोग हैं? देखिए, ये वो लोग हैं जो सालों तक पार्टी के लिए काम किए बिना, कोई चुनाव लड़े बिना, अच्छा, सीधे बड़े राजनीतिक पदों पर जैसे मंत्री बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर। हाँ। वो विदेश सचिव थे, रिटायर हुए और सीधे मंत्री बना दिए गए। इनका कोई राजनीतिक परिवार नहीं होता, लेकिन कोई बड़ा नेता जैसे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री इन्हें सीधे राजनीति में ले आता है। अच्छा, एक तरह से कोई पॉलिटिकल गॉडफादर होता है? हाँ, कह सकते हैं। एक तरह से उनका अडॉप्टिव पॉलिटिकल पेरेंट बन जाता है। ये लोग अक्सर अपने क्षेत्र के माहिर होते हैं, बड़े अफसर, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, प्रोफेसर या कामयाब बिजनेसमैन। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि मिडिल क्लास में कई लोग इन्हें पसंद भी करते हैं। जी हाँ। उन्हें लगता है कि ये पढ़े लिखे, साफ सुथरी छवि वाले लोग हैं, तो ये राजनीति को सुधारेंगे। ये धारणा तो है। पर क्या ये सच में लोकतंत्र के लिए अच्छा है? इसमें कुछ दिक्कतें भी तो होंगी। हाँ, यहीं पर कुछ गंभीर सवाल उठते हैं। देखिए, लोकतंत्र की बुनियाद तो यही है कि नेता जमीन से जुड़ा हो, लोगों की नब्ज पहचानता हो। बिल्कुल। और ये समझ सालों तक जनता के बीच काम करने से आती है, उनकी समस्याएं सुनने, चुनाव लड़ने से आती हैं। सही। इन पैराशूटिस्ट में अक्सर इसी जमीनी अनुभव की कमी होती है। उन्हें राजनीति की असलियत, उसकी जो जटिलताएं हैं, हाँ, उसका शायद उतना अंदाजा नहीं होता। और उनका कोई अपना जनाधार भी नहीं होता है ना? बिल्कुल नहीं। किसी नेता के सहारे आते हैं, तो क्या पार्टी में उनकी स्थिति कमजोर नहीं रहती? बिल्कुल सही कहा, क्योंकि उनका अपना कोई वोट बैंक या कार्यकर्ताओं का समर्थन नहीं होता, तो पार्टी में उनकी हैसियत थोड़ी अस्थायी सी रहती है। अगर उन्हें लाने वाले नेता का हाथ सिर से हट जाए तो उनका राजनीतिक भविष्य अनिश्चित हो जाता है। अच्छा। हमने देखा भी है कि कई बार ऐसे लोग बाद में हाशिए पर चले जाते हैं, जैसे पूर्व नौकरशाह आर.के. सिंह या पूर्व सेना प्रमुख वी.के. सिंह के साथ हुआ। हाँ। मंत्री बनने के बावजूद उनकी निर्भरता बनी रही। दूसरा, राजनीतिक भरोसा सिर्फ पुरानी पेशेवर पहचान से नहीं मिलता। सही बात है। वो जनता की सेवा करके कमाना पड़ता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का उदाहरण भी दिमाग में आता है। बेहतरीन अर्थशास्त्री, 1991 के सुधारों के नायक। जी हाँ। लेकिन प्रधानमंत्री बनने पर कहा गया कि उन्हें राजनीतिक दांवपेच की उतनी समझ नहीं थी। हाँ, वो एक अच्छा उदाहरण है कि अपने क्षेत्र में महारत होना और राजनीति में सफल होना दो अलग बातें हैं। राजनीतिक विश्वसनीयता जमीनी काम से बनती है। इन पैराशूटिस्ट को अक्सर राजनीति की बारीकियां समझने में वक्त लगता है। और पार्टियां भी तो शायद इन्हें इस्तेमाल करती होंगी अपनी छवि चमकाने के लिए। हाँ, बिल्कुल। कई बार इन्हें अपनी छवि चमकाने के लिए ट्रॉफी की तरह इस्तेमाल करती हैं। देखिए, हमारे पास कितने काबिल लोग हैं। अच्छा। और इनकी एंट्री का आसान रास्ता अक्सर राज्यसभा होता है। हाँ, क्योंकि वहाँ सीधा चुनाव नहीं लड़ना पड़ता। सही, वहाँ सीधे जनता के वोट का सामना नहीं करना पड़ता। लोकसभा चुनाव लड़ना ज्यादा मुश्किल है। वहाँ आपको अपने क्षेत्र के लोगों को जवाब देना होता है, हार का डर होता है। राज्यसभा ज्यादा सुरक्षित लगता है। तो अगर संक्षेप में देखें, इन पैराशूटिस्ट से जुड़ी मुख्य समस्याएं क्या हैं? पॉइंट्स में। मुख्य तौर पर 5 बातें उभर कर आती हैं। पहली, जमीनी हकीकत से दूरी। ठीक है। दूसरी, राजनीतिक जवाबदेही की कमी। ये जनता के बजाय अपने गॉडफादर के प्रति ज्यादा जवाबदेही महसूस करते हैं। अच्छा। तीसरी, पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं में निराशा। उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत नजरअंदाज हुई। हाँ, ये तो होता होगा। चौथी,
जनाधार न होने के डर से कड़े राजनीतिक फैसले लेने में हिचकिचाहट। और 5वीं, अपने गॉडफादर पर पूरी निर्भरता। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोफेशनल्स को राजनीति में आना ही नहीं चाहिए। ये तो ठीक नहीं लगता। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुझाव ये है कि जो विशेषज्ञ या प्रोफेशनल्स राजनीति में आना चाहते हैं वो शॉर्टकट ना लें। अच्छा। जमीनी स्तर से शुरू करें, चाहे पंचायत या नगर निगम का चुनाव लड़ें, लोगों के बीच काम करें, उनका भरोसा जीतें और फिर धीरे धीरे ऊपर आएं। जैसे कई बड़े नेता आए हैं। हाँ, जैसे हमारे कई बड़े नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो या नीतीश कुमार हो, ये सब जमीनी राजनीति से ही निकले हैं। अब्राहम लिंकन ने कहा था, जनता की, जनता द्वारा, जनता के लिए सरकार। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पैराशूटिस्ट के आने से ये कुछ खास लोगों की गॉडफादर द्वारा दिखावे के लिए सरकार जैसा लगने लगे? ये एक गंभीर चिंता है। खैर, अब दूसरे विषय पर आते हैं, पाकिस्तान। आजकल चीन और अमेरिका के बीच जो संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है, वो क्या मामला है? हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं नाजुक खेल है। पाकिस्तान की विदेश नीति इस समय वाकई एक पतली रस्सी पर चलने जैसी है, जहाँ जरा सी चूक भारी पड़ सकती है। एक तरफ तो चीन है, जिसे पाकिस्तान अपना हर मौसम का दोस्त कहता है। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं, पहाड़ों से ऊंची, शहद से मीठी, समंदर से गहरी। हाँ, और चीन ने पाकिस्तान में भारी निवेश किया है, खासकर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC में। हाँ, $70 अरब से ज्यादा सड़कें, बंदरगाह, बिजली घर बन रहे हैं। जी, और UN में भी चीन अक्सर पाकिस्तान के बचाव में खड़ा होता है। लेकिन इस दोस्ती की कीमत भी है, शायद कर्ज वाली बात। बिल्कुल, इस दोस्ती की कीमत भी है। पाकिस्तान चीन के भारी कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है। ओह। अंदाजा है कि पाकिस्तान के कुल विदेशी कर्ज का करीब 40% हिस्सा चीन का है। ये एक तरह का कर्ज का जाल भी बन सकता है। और दूसरी तरफ है अमेरिका। अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते तो मतलब हमेशा से उतार चढ़ाव वाले रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कभी बहुत करीबी, कभी एकदम ठंडे। इतिहास गवाह है। शीत युद्ध में साथी थे, फिर 9/11 के बाद आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका के लिए पाकिस्तान बहुत अहम हो गया। लेकिन फिर ट्रंप के पहले दौर में रिश्ते बिगड़ गए थे। हाँ, 2017 में रिश्ते बहुत बिगड़ गए थे। ट्रंप ने पाकिस्तान पर झूठ बोलने और धोखा देने तक के आरोप लगाए थे। लेकिन अब ट्रंप 2.0 की सरकार है और कहा जा रहा है कि इनकी विदेश नीति काफी लेन देन वाली है। हाँ, ट्रांजैक्शनल जिसे कहते हैं, मतलब तुम हमारे लिए क्या करोगे तो हम तुम्हारे लिए क्या करेंगे। और यही पाकिस्तान ने अमेरिका को एक बड़ा ऑफर किया है ना, पासनी पोर्ट वाला। सही पकड़ा आपने। चीन ग्वादर बंदरगाह बना रहा है बलूचिस्तान में। जी। उसी के पास करीब 110-115 किलोमीटर दूर पासनी नाम की जगह पर एक और बंदरगाह है। अच्छा। पाकिस्तान ने अमेरिका को ऑफर दिया है कि वो आएं और पासनी पोर्ट को व्यावसायिक तौर पर विकसित करें और इस्तेमाल करें। ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ रेयर अर्थ मिनरल्स यानी कुछ दुर्लभ खनिज भी मिल सकते हैं। और अमेरिका को ये क्यों दिलचस्प लग रहा है? लोकेशन। हाँ बिल्कुल, लोकेशन की वजह से। हाँ। पासनी पोर्ट की जगह रणनीतिक तौर पर बहुत अहम है। कैसे? एक तो ये चीन के ग्वादर पोर्ट के बिल्कुल पास है। दूसरा, ये ईरान के चाबहार पोर्ट जिसे भारत विकसित कर रहा है के भी नजदीक है। अच्छा। तो यहाँ बैठकर अमेरिका एक तीर से दो निशाने साध सकता है, चीन पर भी नजर और ईरान पर भी। शायद इसीलिए आजकल ट्रंप प्रशासन पाकिस्तान की तारीफें कर रहा है। इसे आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान अपनी लोकेशन का किराया वसूलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसे दोहरा खेल क्यों कहा जा रहा है, मतलब डबल गेम? दोहरा खेल इसलिए क्योंकि कुछ समय पहले मॉस्को फॉर्मेट नाम की एक बैठक हुई थी। हाँ, सुना था। इसमें रूस, चीन, ईरान, पाकिस्तान जैसे देश शामिल थे। वहाँ सबने मिलकर ये तय किया था कि अफगानिस्तान की धरती पर किसी भी विदेशी देश का सैनिक अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा। पाकिस्तान ने भी सहमति दी थी। हाँ, पाकिस्तान ने भी इस पर हामी भरी थी। लेकिन अब अंदर खाने खबरें ये हैं कि पाकिस्तान ने ट्रंप प्रशासन से वादा किया है कि वो अमेरिका को बगराम एयरबेस वापस दिलाने में मदद करेगा। बगराम, वो अफगानिस्तान वाला? हाँ, वही मशहूर एयरबेस जिसे अमेरिका ने अफगानिस्तान में बनाया था और जिसे तालिबान ने वापस देने से मना कर दिया है। तो पाकिस्तान तालिबान पर दबाव डालेगा? कहा जा रहा है कि पाकिस्तान शायद इसी वजह से आजकल अफगानिस्तान पर दबाव भी बना रहा है, जैसे हाल में कुछ हवाई हमले किए गए। पर पाकिस्तान ये सब क्यों कर रहा है, इतना बड़ा जोखिम? देखिए, सबसे बड़ी वजह है उसकी खस्ता हाल अर्थव्यवस्था। हाँ, वो तो है। पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 2 महीने के आयात के लायक बचा है। महंगाई 30% से ऊपर है। बाप रे। IMF से 24 बार मदद ले चुका है। विदेशी निवेश आ नहीं रहा, निर्यात बढ़ नहीं रहा,
कर्ज का बोझ पहाड़ जैसा है। ऐसे में पाकिस्तान के पास बेचने के लिए सबसे कीमती चीज उसकी लोकेशन ही बची है। तो वो इसका सौदा कर रहे हैं? हाँ, वो चीन को सीपैक के जरिए रास्ता दे रहा है और अमेरिका को पासनी पोर्ट और बगराम बेस की उम्मीद। बलूचिस्तान में जो विरोध प्रदर्शन और हिंसा हो रही है, उसका भी कोई लेना देना है इससे, BLA वगैरह का? ये भी एक एंगल हो सकता है। बलूचिस्तान में कई स्थानीय विद्रोही समूह जैसे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA सीपैक और चीन की मौजूदगी का विरोध करते हैं। हाँ, यानी पाकिस्तान की सेना और सरकार सोचती हो कि अगर पासनी में अमेरिकी मौजूदगी होगी तो बलूच राष्ट्रवादी चीन के खिलाफ नरम पड़ जाएंगे। लेकिन इसका उल्टा भी तो हो सकता है। बिल्कुल, कहीं बलूचिस्तान चीन और अमेरिका के बीच एक नया अखाड़ा न बन जाए, प्रॉक्सी वॉर का खतरा। तो नतीजा क्या हो सकता है इस दौरे खेल का? क्या पाकिस्तान दोनों को साध पाएगा? बहुत मुश्किल लगता है, सच कहूं तो। सबसे बड़ा डर यह है कि पाकिस्तान दोनों का भरोसा खो सकता है। चीन को अगर लगा कि पाकिस्तान अमेरिका के ज्यादा करीब जा रहा है तो वो सीपैक में निवेश रोक सकता है या बाकी मदद कम कर सकता है। और अमेरिका? दूसरी तरफ, अमेरिका को अगर लगा कि पाकिस्तान मॉस्को फॉर्मेट में उसके खिलाफ जा रहा है या बगराम पर वादा पूरा नहीं कर रहा, तो वो फिर से मदद रोक सकता है और प्रतिबंध लगा सकता है, जैसा ट्रंप पहले भी कर चुके हैं। तो भारत के नजरिए से इसे कैसे देखा जाए? हमारे लिए इसमें क्या है, मतलब इम्प्लीकेशंस? भारत के लिए इसमें मौके भी हैं और चिंताएं भी। अच्छा। मौका ये कि अगर पाकिस्तान अलग थलग पड़ता है तो भारत की स्थिति मजबूत हो सकती है, चाबहार पोर्ट का महत्व बढ़ सकता है। चिंता ये है कि अमेरिका और पाकिस्तान की नई नजदीकी भारत के लिए ठीक नहीं होगी। सही। चीन भी शायद चिढ़कर पाकिस्तान में और ज्यादा आक्रामक तरीके से निवेश करे। और सबसे बड़ा खतरा क्या ये है कि एक छोटे से समुद्री इलाके में 3 बड़ी ताकतें आमने सामने आ सकती हैं। सोचिए, पास पास ग्वादर में चीन, पासनी में अमेरिका और चाबहार में भारत। हाँ, ये तो तनाव बढ़ा सकता है। बिल्कुल, ये तनाव बढ़ा सकता है। लेख का निचोड़ यही है कि पाकिस्तान का ये रास्ता तबाही का टिकट भी साबित हो सकता है। वाकई ये तो बहुत ही उलझा हुआ मामला है। चलिए अब आज के तीसरे और आखिरी मुद्दे पर आते हैं, यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी UBI। जी, UBI। ये क्या है और आजकल इसकी इतनी बात क्यों हो रही है? हाँ, UBI एक ऐसा विचार है जिस पर दुनिया भर में बहस तेज हो गई है, खासकर भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए। और चुनौतियां हैं भी कई सारी। एक तरफ तो अमीर और गरीब के बीच की खाई, हाँ, असमानता बढ़ती जा रही है। कहा जा रहा है कि भारत में आजादी के बाद से अब तक की सबसे ज्यादा असमानता है। ऊपर के 1% लोगों के पास देश की 40% से ज्यादा दौलत है। बहुत ज्यादा है ये। दूसरी तरफ ऑटोमेशन और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। हाँ, खासकर IT और फैक्ट्रियों में। फिर ये गिग इकोनॉमी है, ज़ोमैटो, ऊबर जैसी कंपनियों के लिए काम करने वाले लोग जिनकी ना जॉब पक्की है ना कोई सोशल सिक्योरिटी। असुरक्षा बहुत है। ऊपर से जलवायु परिवर्तन का असर खेती और लोगों के विस्थापन पर पड़ रहा है। इन सब का असर लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। भविष्य की चिंता, आर्थिक दबाव। बिल्कुल, इन सब बड़ी और एक साथ आ रही चुनौतियों के बीच यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी UBI को एक संभावित हल के तौर पर देखा जा रहा है। तो UBI का मतलब क्या है, जरा आसान भाषा में समझाएं। UBI के नाम में ही इसका मतलब छिपा है। यूनिवर्सल यानी सबके लिए, देश के हर नागरिक के लिए, बिना अमीर गरीब का भेद किए। सबके लिए मतलब अंबानी को भी? हाँ, सिद्धांत तो ये कहता है। यूनिवर्सल बेसिक यानी बुनियादी, एक न्यूनतम रकम जिससे लोगों की जरूरी जरूरतें जैसे रोटी, कपड़ा, मकान पूरी हो सकें। ठीक है। और इनकम यानी आमदनी, ये पैसा नियमित रूप से जैसे हर महीने सीधे लोगों के बैंक खाते में भेजा जाए, नकद। ये अभी की सरकारी योजनाओं से कैसे अलग है? सरकार तो पहले से ही गरीबों के लिए कई स्कीम चलाती है, राशन है, मनरेगा है। हाँ, पर ज्यादातर मौजूदा योजनाएं या तो किसी शर्त से जुड़ी होती हैं या तो आपके पास नौकरी होनी चाहिए जैसे PF, या आपको साबित करना पड़ता है कि आप गरीब हैं जैसे राशन कार्ड। सही, उसमें बहुत झंझट है। हाँ, बहुत कागजी कार्रवाई होती है, भ्रष्टाचार की गुंजाइश रहती है और कई बार असल जरूरतमंद छूट जाते हैं। UBI इनसे अलग है, ये नागरिकता पर आधारित है। आप देश के नागरिक हैं, इसलिए आपको एक बुनियादी आय पाने का अधिकार है। कोई शर्त नहीं, कोई पहचान नहीं, सीधा पैसा खाते में। अच्छा, ये तो अधिकार आधारित सोच हुई। बिल्कुल। भारत में UBI की जरूरत क्यों बताई जा रही है? इसके पक्ष में क्या तर्क है? 3 मुख्य बातें कही जा रही हैं। पहली, भयंकर असमानता,
जैसा आपने कहा, ऊपर के 10% लोगों के पास देश की 77% संपत्ति है। ये खाई पाटना जरूरी है। दूसरा, जीडीपी ग्रोथ और लोगों की खुशी का रिश्ता। हमारी जीडीपी तो बढ़ रही है, पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में हम बहुत पीछे हैं, 126वीं रैंक। हाँ, ये तो है। यूबीआई लोगों का आर्थिक तनाव कम करके उन्हें ज्यादा सुरक्षित और शायद ज्यादा खुश महसूस करा सकता है। और तीसरा, इसे लागू करना अब पहले से आसान है। हमारे पास जनधन खाते हैं, आधार है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की तकनीक है। हाँ, जैम ट्रिनिटी। बिल्कुल, इससे पैसा बिना बिचौलिए के सीधा लोगों तक पहुंच सकता है, जिससे लीकेज मतलब भ्रष्टाचार कम होगा। मध्य प्रदेश में इसका एक छोटा सा प्रयोग भी हुआ था शायद। उसके नतीजे कैसे रहे? क्या लोग आलसी हो गए? नहीं, यही तो दिलचस्प बात है। मध्य प्रदेश के कुछ गांवों में एक पायलट प्रोजेक्ट हुआ था और उसके नतीजे काफी अच्छे बताए गए। अच्छा? जिन लोगों को बेसिक इनकम मिली, उनके बच्चों की स्कूल में हाजिरी सुधरी, खान पान बेहतर हुआ और सबसे अहम बात, लोग आलसी नहीं बने। अरे वाह! जैसा कि अक्सर डर जताया जाता है, बल्कि उन्होंने उस पैसे का इस्तेमाल खेती सुधारने, छोटा मोटा काम शुरू करने या अपनी जरूरी चीजें खरीदने में किया। ये तो बहुत पॉजिटिव है। दुनिया में और कहीं भी ऐसे प्रयोग हुए? हाँ, दुनिया में और जगह भी, जैसे फिनलैंड और केन्या में ऐसे प्रयोग हुए हैं और वहां भी यही देखा गया कि लोगों का मानसिक स्वास्थ्य सुधरा, खाने पीने की चिंता कम हुई और लोगों ने काम करना बंद नहीं किया। और भविष्य के लिहाज से सोचें तो जब मशीनें और एआई नौकरियां छीनेंगे, मैकिन्जी का अनुमान है कि 2030 तक दुनिया में 80 करोड़ नौकरियां ऑटोमेशन की वजह से खत्म हो सकती है। हाँ, ये बहुत बड़ी चिंता है। तब यूबीआई एक सुरक्षा जाल की तरह काम कर सकता है ना? बिल्कुल, ये लोगों को थोड़ी आर्थिक स्थिरता देगा ताकि वे बिना भूखे मरने के डर के नई स्किल सीख सकें और बदलते जमाने के लिए खुद को तैयार कर सकें। एक और दिलचस्प बात कही जाती है कि यूबीआई नागरिक और सरकार के रिश्ते को भी बदल सकता है। वो कैसे? अभी अक्सर क्या होता है, पार्टियां चुनाव जीतने के लिए मुफ्त की चीजें बांटने, हाँ, रेवड़ी कल्चर, हाँ, जिन्हें रेवड़ी कहा जाता है, या कर्ज माफी का वादा करती हैं। लेकिन अगर लोगों को एक तय बेसिक इनकम मिलने लगे तो शायद वे इन लॉलीपॉप से ऊपर उठकर सरकार से बेहतर सुविधाओं की मांग करें। जैसे अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, अच्छी सड़कें, सुरक्षा। तब राजनीति शायद वोट खरीदने के खेल से हटकर असली मुद्दों और अच्छी गवर्नेंस पर ज्यादा फोकस करेगी। मतलब ये उपभोक्तावाद से नागरिकता की ओर एक बदलाव हो सकता है। हाँ, ये एक संभावना है। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इसमें चुनौतियां भी तो होंगी। जैसे इतना पैसा आएगा कहाँ से? ये सबसे बड़ा सवाल है। हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या सबके हाथ में पैसा आने से महंगाई नहीं बढ़ जाएगी? ये बिल्कुल जायज सवाल है। महंगाई वाला तर्क थोड़ा पेचीदा है। अर्थशास्त्री कहते हैं कि अगर देश में चीजों का उत्पादन ठीक रहता है तो सिर्फ लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आने से जरूरी नहीं कि महंगाई बेकाबू हो जाए। अच्छा, पैसा कहाँ से आएगा, ये बड़ा सवाल है। एक अनुमान है कि अगर भारत में गरीबी रेखा के बराबर पैसा हर नागरिक को दिया जाए तो इस पर जीडीपी का लगभग 5% खर्च होगा। जीडीपी का 5%? ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, बहुत बड़ी रकम है। इसे जुटाने के लिए या तो टैक्स बढ़ाने होंगे या फिर मौजूदा सब्सिडी, खासकर वो जो अमीरों को भी मिलती हैं, को कम करना होगा, मतलब रैशनलाइज करना होगा। और इसे लागू करने में क्या दिक्कतें आ सकती हैं? क्या ये सच में यूनिवर्सल होना चाहिए, मतलब देश के सबसे अमीर लोगों को भी मिलना चाहिए? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, ये बहस का मुद्दा है। लागू करने में एक चुनौती दूर दराज के गांवों तक बैंक और मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचाना हो सकती है। हालांकि जनधन योजना और डिजिटल इंडिया से इसमें काफी सुधार हुआ है। यूनिवर्सल यानी सबको देने पर भी बहस है। कुछ लोगों का तर्क है कि अमीरों को इसकी क्या जरूरत। हाँ, एक सुझाव यह है कि शुरुआत कुछ खास वर्गों से की जा सकती है, जैसे महिलाएं। इससे उनके घर के बिना तनख्वाह वाले काम को भी पहचान मिलेगी। आदिवासी, बुजुर्ग या विकलांग लोग। अच्छा, टारगेटेड शुरुआत। हाँ, और फिर धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर यूबीआई कोई जादू की छड़ी नहीं है जो सारी समस्याएं हल कर देगी। बिल्कुल नहीं। ये समझना जरूरी है कि यूबीआई अपने आप में नौकरियां नहीं बनाएगा या स्कूलों और अस्पतालों को ठीक नहीं कर देगा। लेकिन ये लोगों को गरीबी और असुरक्षा से निकालने, उन्हें अपनी जिंदगी बेहतर बनाने का एक मौका देने और उन्हें सम्मान और मानसिक शांति देने के लिए एक मजबूत नींव जरूर बन सकता है। तो आज हमने 3 बहुत जरूरी मुद्दों पर बात की। राजनीति में विशेषज्ञों की सीधी एंट्री और उसके फायदे नुकसान। हाँ, वो पैराशूटिस्ट वाला। हाँ,
पाकिस्तान का चीन और अमेरिका के बीच का कूटनीतिक संतुलन का खेल। वो रस्सी पे चलने वाला। बिल्कुल। और भविष्य की आर्थिक चुनौतियों के जवाब के तौर पर यूनिवर्सल बेसिक इनकम की संभावनाएं और मुश्किलें। जी। ये तीनों ही विषय आज के भारत और दुनिया को समझने के लिए और हाँ, सिविल सेवा परीक्षा के नजरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ जरूर। हम देख रहे हैं कि राजनीति में तकनीकी विशेषज्ञों पैराशूटिस्ट्स का दखल बढ़ रहा है और दूसरी तरफ यूबीआई जैसी योजनाएं भी तकनीक के सहारे ही संभव हो पाएंगी। टेक का रोल बढ़ रहा है। तो क्या हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां सरकार की पहचान और लेजिटिमेसी, मतलब उसकी वैधता, शायद इस बात से तय होगी कि वो कितनी कुशलता से सेवाएं दे पाती है और कितने विशेषज्ञ उसके पास हैं, बजाय इसके कि उसके नेता कितने जमीन से जुड़े हैं। हाँ, पारंपरिक प्रतिनिधित्व के बजाय कुशल वितरण और विशेषज्ञ शासन पर निर्भरता बढ़ेगी। अगर ऐसा होता है तो लोकतंत्र के लिए इसका क्या मायने होंगे, डेमोक्रेसी पर इसका क्या असर पड़ेगा? ये सोचने वाली बात है। इस पर सोचिएगा जरूर।